प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इसको हम लोग हिंदी में गदूद कहते हैं या पंजाबी भाषा में गदूद कहते हैं। तो गदूद का अर्थ होता है ये पेशाब की थैली जो मसाना होता है उसके मुंह पे एक गेट की तरह की ग्लैंड होती है। 80 प्लस में 90% मेल्स को इसमें किसी न किसी तरह के ज़रूर सिम्टम्स होते हैं, लोग पहचान नहीं पाते। जब इस बीमारी के लक्षण की शुरुआत होती है तो सबसे पहला लक्षण यही होता है कि आप गए खड़े हुए कम से कम 4, 5, 6, 10 सेकंड वेट करने के बाद तब पेशाब निकलना शुरू होता है। जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाया तब पेशाब हुआ। पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब की धार का बारीक होना या कमज़ोर होना। अधिकांशतः जब पुरुष पेशाब करते हैं तो वो खड़े होकर पेशाब करते हैं और पेशाब करीब करीब पैरों से 2 फीट दूर गिरता है। जब उसकी धार कमज़ोर होने लगती है तो वो पेशाब पास में गिरने लगता है। पेशाब हुआ एक बार, थोड़ी सी धार बनी, फिर रुक गया, फिर जोर लगाया, फिर थोड़ी सी धार बनी, फिर रुक गया, फिर थोड़ी सी जोर लगाया। ऐसे कर करके 4-5 एपिसोड के बाद पेशाब पूरा ख़त्म होता है। लोग जोर लगा लगा के पेशाब करते हैं, इसकी वजह से पेट में हर्निया बन जाता है या किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाना बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जब जोर लगा लगा के पेशाब करते हैं तो जो किडनी का वाल्व होता है वो ख़राब हो जाता है और पेशाब ऊपर की तरफ किडनी में भागने लगता है। जब बाहर नहीं निकल पाता, जोर लगाते हैं, आगे का रास्ता बंद है तो पेशाब पीछे से बैक प्रेशर लगाता है किडनी की तरफ। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा में आज भारत के जाने माने यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट और वर्ल्ड के टॉप 10 रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर प्रियदर्शी रंजन जी हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करेंगे। आज के सबसे पहले एपिसोड में हम प्रोस्टेट ग्लैंड पे बात करेंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे, उनका इलाज क्या है, विस्तार से बात। वेलकम सर। नमस्कार राजेंद्र, सेहतनामा के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके चैनल में आज मुझे मौका मिला कि मैं अपने व्यूज़ रख सकूं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आपने बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला। सो प्रोस्टेट ग्लैंड आपने सजेस्ट किया है कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है पुरुषों में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे पहले है क्या, काम इसका क्या होता है और इससे संबंधित कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा पुरुषों में देखी जा रही हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इसको हम लोग हिंदी में गदूद कहते हैं या पंजाबी भाषा में गदूद कहते हैं। तो गदूद का अर्थ होता है ये पेशाब की थैली जो मसाना होता है उसके मुंह पे एक गेट की तरह की ग्लैंड होती है। जैसे घर में गेट होता है उसी तरह से ये पेशाब की थैली का गेट का काम करती है। एक ग्लैंड होती है जो कि पेशाब की थैली के मुँह को चारों तरफ से जकड़ के रखती है। और इसका यंग एज में, यूथ में, मेल्स में ये ग्लैंड जो होती है सिर्फ मेल्स में होती है और इसका सबसे ज़्यादा फंक्शन होता है यंग एज में। यंग एज का अर्थ है कि इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो जो मेल्स में स्पर्म्स बनते हैं उनमें न्यूट्रिशन का काम ये करता है। इससे जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है ये सीमेन में मिक्स होकर स्पर्म्स की न्यूट्रिशन का काम करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 20-25 ईयर्स से लेके 40-45 ईयर्स तक इसका काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है मेल सेक्सुअल हेल्थ में। और उसके बाद धीरे धीरे जब रिप्रोडक्टिव फेज ओवर हो जाता है देन दिस ग्लैंड स्टार्ट्स एनलार्जिंग इन साइज। ये साइज़ में बड़ी होने लगती है ग्लैंड। और जब ये गदूद बड़ा होने लगता है तो ये पेशाब की थैली के मुंह को दबाने लगता है। तो इसकी वजह से बहुत से विभिन्न प्रकार के तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है पुरुषों को। और कई बार ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जिनका कि पता ही उनको नहीं चल पाता। सो ये जो टिपिकल बीमारी है, लगभग आप ये मान के चलें कि अगर 100 मेल्स हैं, 100 पुरुषों में लगभग 70-80 या 80 प्लस में 90% मेल्स को इसमें किसी न किसी तरह के ज़रूर सिम्टम्स होते हैं। लोग पहचान नहीं पाते, उसका इलाज नहीं करा पाते क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। सो करीब करीब BPH जो सबसे कॉमन है, इसमें 2 बीमारियां बड़ी कॉमन है। एक तो BPH जिसको कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं और दूसरी प्रोस्टेट कैंसर। सो BPH बहुत कॉमन बीमारी है एंड रफली हर घर में किसी न किसी को ज़रूर होती है। अगर हम घर वालों को उसकी सिम्टम्स की अवेयरनेस है तो वो अपने किसी भी बड़े भाई, पिता या चाचा किसी से भी बात करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे पेशेंट में भी सिम्टम्स हैं। तो BPH की पहले हम बात करें और उसके सिम्टम्स की। हाँ। तो कौन से लक्षण होते हैं जिसे पहचाना जा सकता है? घर में कोई पहचान सकता है? आपने कहा कि बड़ा ही कॉमन है, किसी ना किसी को होती है, फिर भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हाँ। तो कुछ लक्षण ऐसे जिसे आप पहचान सकते हैं कि ये BPH के लक्षण हो सकते हैं और आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर चेकअप कराना है।
सो BPH का अर्थ होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। सो बिनाइन का मतलब हुआ कि नॉन कैंसरस। प्रोस्टेटिक का अर्थ है गदूद से उत्पन्न। हाइपरप्लेजिया का मतलब है साइज़ में बढ़ना। तो जब ये साइज़ बढ़ जाता है तो आप फ़र्ज़ करें जैसे ये दरवाज़ा है, हमारा दरवाज़ा घर का लकड़ी का है तो हम इसको आराम से खोल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं इससे। अगर यही दरवाज़ा लोहे का हो या स्टील का हो, बहुत बड़ा हो जाए, तो इस दरवाजे को खोलने में भी दिक्कत होगी और हमें बाहर निकलने में भी दिक्कत होगी, बंद होने में भी दिक्कत होगी। तो उसी तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड जब हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको खुलने में दिक्कत होती है। पेशाब की थैली का गेट खुलने में दिक्कत होती है और पेशाब निकलने में दिक्कत होती है। अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी ऑफ सिम्टम्स की बात करें कि किस तरह से ये सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, बिकॉज मैं ये चाहूँगा कि लोगों को इसकी अवेयरनेस भी हो। जी। सो और अगर इसके कारण भी ज़रूर बताइएगा। हाँ, सो सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम होता है हेजिटेंसी, जिसको कि मेडिकल भाषा में हेजिटेंसी कहते हैं। इसका अर्थ हिंदी में अगर हम समझें तो हेजिटेशन शब्द से ये डिराइव्ड है। सो हेजिटेशन का अर्थ होता है हिचकिचाना। तो हिचकिचाने का अर्थ है कि हम पेशाब, नॉर्मली जब मेल्स पेशाब करने जाते हैं, सो गए, खड़े हुए, पेशाब हुआ और बाहर चले आए। जब इस बीमारी के लक्षण की शुरुआत होती है तो सबसे पहला लक्षण यही होता है कि आप गए, खड़े हुए, कम से कम 4, 5, 6, 10 सेकंड वेट करने के बाद तब पेशाब निकलना शुरू होता है। जो कि लगभग यूथ में 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में गए, बाथरूम में खड़े हुए या पॉट के सामने खड़े हुए तो पेशाब तुरंत निकल आता था। अब उसको निकलने में 5-6 सेकंड खड़े रहना पड़ता है, दिमाग से फोकस करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे वो गेट खुलता है और तब पेशाब निकलना शुरू होता है। ये फर्स्ट सिम्टम है जिसको कि हेजिटेंसी कहते हैं। और 99% पढ़े लिखे लोग भी इस सिम्टम को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब उनका गेट खुल जाता है, पेशाब हो जाता है तो हो जाता है। सो लोग इसको एज अ पार्ट ऑफ एजिंग मानते चलते हैं और इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। सो आज तक कभी कभार एक आध ही कोई मरीज़ होगा मेरी पूरे 20-25 साल की प्रैक्टिस में जिसने ये बताया हो हेजिटेंसी का सिम्टम। 99% मरीज़ इसको बता नहीं पाते, जान नहीं पाते, नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल समझते हैं। जो सेकंड सिम्टम इसके बाद आता है वो आता है स्ट्रेनिंग का। स्ट्रेनिंग का अर्थ होता है कि थोड़ा सा ज़ोर लगा के पेशाब करना। नॉर्मली क्या होता है, हम पेशाब करने के लिए जब भी जाते हैं, स्पेशली मेल्स, तो पेल्विक फ्लोर यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से की मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अपने आप पेशाब निकल जाता है और बाहर आ जाते हैं। स्ट्रेनिंग का अर्थ होता है कि जोर लगाना पड़ रहा है, जोर लगाया तब पेशाब हुआ। तो कुछ लोगों को एहसास हो जाता है। ये सिम्टम भी करीब 70-80% लोग मिस कर जाते हैं। 10-15% लोग ऐसे होते हैं जो कि इस सिम्टम को हमें बताते हैं कि थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए। तीसरा सिम्टम इसके बाद जो आता है उसको कहते हैं पुअर फ्लो। पुअर फ्लो का मतलब होता है पेशाब की धार का कमज़ोर होना, पेशाब की धार का बारीक होना या कमज़ोर होना। अधिकांशतः जब पुरुष पेशाब करते हैं तो वो खड़े होकर पेशाब करते हैं और पेशाब करीब करीब पैरों से 2 फीट दूर गिरता है। एक उसको पैराबोलिक कर्व की तरह एक धार बनती है जो कि पैरों से 2-3 फीट दूर गिरती है और एक नॉर्मल आदमी ऐसे पेशाब करता है। जब उसकी धार कमज़ोर होने लगती है तो वो पेशाब पास में गिरने लगता है। तो कई दफ़े कुछ लोग जो जैसे कि जो वर्किंग होते हैं या जो इंटेलिजेंट होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि पहले मेरा पेशाब दूर जाता था, अब मेरे पैरों के पास ही गिरने लगता है। डॉक्टर साहब, कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते पे छींटे आ जाते हैं या पैजामा गीला हो जाता है, इस तरह की चीज़ें बताने लगते हैं। सो इस सिम्टम को कहते हैं पुअर फ्लो। इसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम आता है उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंसी। इंटरमिटेंसी का अर्थ होता है कि पेशाब हुआ एक बार, थोड़ी सी धार बनी, फिर रुक गया, फिर जोर लगाया, फिर थोड़ी सी धार बनी, फिर रुक गया, फिर थोड़ी सी जोर लगाया, ऐसे कर करके 4-5 एपिसोड के बाद पेशाब पूरा ख़त्म होता है। तो ऐसे मरीज़ क्या होते हैं कि ये नॉर्मल से ज़्यादा वक्त लगाते हैं पेशाब करने के लिए। और ये सबसे नॉर्मली क्या होता है ना कि पुरुषों में जो यूरिनेशन है वो बड़ी नेग्लेक्टेड सी एक्टिविटी रहती है। आप देखेंगे स्पेशली जो यंग एज के लोग होते हैं, 40 साल 45 साल के, वो फ़ोन पे बात करते करते बाथरूम में चले जाते हैं, पेशाब करते हैं और निकल आते हैं। वो नोटिस भी नहीं करते कि उनको किस क्वालिटी का यूरिनेशन हुआ है, किस तरह से उन्होंने पेशाब किया, कोई तकलीफ हुई कि नहीं हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन्वॉल्व ऑन द फ़ोन। जो कुछ इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब पहले सिनेमा हॉल में गए पेशाब करने के लिए, तो मैं गया, खड़ा हुआ। नॉर्मली मेल्स के यूरिनल्स तो साइड बाय साइड होते हैं
कि मैं खड़ा हुआ, मैं पेशाब कर रहा था, मेरे बगल वाला आया, उसने पेशाब किया और वो चला गया, फिर कोई आदमी आया, खड़ा हुआ, वो चला गया। देन दे स्टार्ट रियलाइजिंग, तब उन्हें एहसास होता है कि मुझे तो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऑल्दो बहुत से लोग इसको भी एजिंग मानते हैं कि भाई हमारी उम्र हो रही है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बुढ़े हो रहे हैं, तो हमारी पेशाब करने की ताकत भी कमज़ोर हो रही है। सो ये एक नॉर्मल एजिंग के फिनोमिना, इसको भी 50% लोग इस पे भी वरी नहीं करते। सो टेकिंग मोर टाइम टू पास यूरिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। आमतौर पर जब तक यूरिन पास होता रहता है तब तक 70-80% लोग इसके बारे में वरी नहीं करते हैं। और जो अब मैं उन लक्षणों को बताने जा रहा हूँ जिस पर कि पेशेंट हमारे पास आते हैं। अभी तक जो मैंने लक्षण बताए, हेजिटेंसी, इंटरमिटेंसी, पुअर फ्लो, स्ट्रेनिंग, ये सब लोग इग्नोर करते जाते हैं। पर अगर ये सिम्टम्स नजर आए, कितने वक्त तक आपको देखना है? कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कि आपको अब डॉक्टर के पास अगर जाना ये चाहिए? प्रॉब्लम बार बार हो रही है, मतलब कि जितनी बार आप पेशाब करने जा रहे हैं, अगर 10 बार पेशाब करने जाते हैं तो 10 में से 7 बार अगर ऐसा हो रहा है, देन यू नीड ट्रीटमेंट। अगर 1-2 बार हो रहा है तो वो सिचुएशनल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यदि बार बार हो रहा है, अगर 10 में से 6-7 बार, मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर एक बार किसी न किसी को संपर्क करना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स अभी तक वो थे जिसमें कि मरीज़ इलाज की ज़रूरत नहीं समझते, या फिर कोई आयुर्वेदिक दवाई ले लेते हैं, या फिर किसी तरह की भस्म या अल्टरनेटिव होम्योपैथिक मेडिसिन, या अपने दोस्तों की सलाह से चलते हैं। अब मैं उन सिम्टम्स की बात करता हूँ जिनमें कि मरीज़ हमारे पास पहुँचते हैं। तो उसमें सबसे कॉमन सिम्टम है कि पेशाब करने के बाद लगता है कि पेशाब हुआ ही नहीं ठीक से, या धार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, एक बार में मुश्किल से 10-20 ml पेशाब आया, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है तब पेशाब उतरता है। और जब उनको ये एहसास हो जाता है कि पेट की मसल से भी जोर लगा के स्ट्रेन करने के बाद भी पेशाब पूरा नहीं निकल रहा है, और पेशाब करके आए फिर भी लग रहा है कि पेशाब अंदर भरा हुआ है या बचा हुआ है, तब उनको थोड़ा सा वरीसम लगता है और तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। इसके अलावा जब पेशाब अंदर बचा रहता है, तो जैसे कूलर होता है, कूलर के अंदर अगर पानी जमा रह जाए कुछ दिन तक, तो उसको हम साफ़ ना करें, तो उसमें आप देखेंगे कि छोटे छोटे डिपॉजिट्स कैल्शियम के, डेब्रिस और ये सब होने लगता है, मक्खी मच्छर आने लगते हैं। उसी तरह से जो पेशाब है अंदर, सपोज़ हमारी 400 या 500 ml की पेशाब की थैली है, उसमें से करीब 250 ml पेशाब अंदर रुका हुआ है। 250 ml पेशेंट ने पेशाब कर लिया और 250 ml पेशाब अंदर बचा रह गया। उस पेशाब में इन्फेक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब में जलन होती है, पेशाब करने में दर्द होता है, कभी कभार पेशाब में खून भी आ सकता है। कई दफ़े उस स्टैगनेंट यूरिन में या उस रुके हुए पेशाब में पथरी बन जाती है, जिसकी वजह से ब्लैडर में इरिटेशन होती है, पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की हाजत होती है। ऐसा लगता है कि रात में भी, दिन में भी कई दफ़े वो पेशाब करने के लिए उठते हैं और फ्रीक्वेंसी होने लगती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है बार बार पेशाब आना। सो जो लोग थोड़ा सा सोशली एक्टिव हैं, या जो प्रोफेशनली काफ़ी अच्छे प्लेस पे हैं, जिनको मीटिंग्स अटेंड करनी है या ट्रैवल करना है, तो ऐसे में उन लोगों को परेशानी होती है कि मीटिंग अगर घंटे की चल रही है, उसमें 3 बार उठ के पेशाब करने जाना पड़ा, सो दे फील अनकम्फर्टेबल, देन दे कम फॉर ट्रीटमेंट। तो एक तो यह, दूसरा इन्फेक्शन होने लगे, या पेशाब में खून आने लगे, या पेशाब बिल्कुल ही बंद होने की नौबत आ जाए, तब लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। और कई दफ़े ऐसा भी होता है कि पेशाब पूरा ही बंद हो गया, ऐसा भी होता है कि पेशाब की नली डालनी पड़ती है और पेशाब पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब लोग पहुंचते हैं। तो ये धीरे धीरे, अगर लोग सही समय पे सिम्टम्स को पहचान ले और इलाज करना, जो आपने अर्ली सिम्टम्स 3 बताए हैं, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो ये क्रॉनिक हो जाता है। ये जो है BPH इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। मतलब हर बीमारी की एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। जैसे बच्चा किसी लेडी के पेट में आता है तो उसकी एक 9 महीने की नेचुरल हिस्ट्री होती है, उसी तरह से हर बीमारी की एक जेस्टेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, एक नेचुरल हिस्ट्री होती है। वो बीमारी एक प्रेडिक्टेबल फैशन में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पर इसकी कुछ वजह भी होती है BPH के जो सिम्टम्स हैं? BPH जो है ये लगभग यूनिवर्सल फिनोमेना है। इट इज़ लिंक्ड टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सभी में होता है, मेल्स में होता ही होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से ये ग्लैंड की प्रोलिफरेशन या इसका साइज़ बढ़ता है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं प्रोस्टेट के सिम्टम्स के। एक तो स्टैटिक कंपोनेंट होता है जो कि ग्लैंडुलर एलिमेंट या प्रोस्टेट के साइज़ की वजह से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बल्क ऑफ द प्रोस्टेट।
जो दूसरा सिम्टम है वो स्पैज्म की वजह से होता है या स्ट्रेस की वजह से होता है। तो कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उसमें वो सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, किसी बिजनेसमैन का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, या एक और सिचुएशन है बड़ी कॉमन जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग हमारे पास आते हैं, वो बतानी नहीं चाहिए, बट देन किसी के यहाँ रेड पड़े इनकम टैक्स की या किसी के ईडी की रेड जब पड़ती है तो प्रोस्टेट सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो ऐसे में लोग उस इवेंट से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन जब हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बड़ा इवेंट हुआ होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर समृद्ध आदमी हैं तो उनके यहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आया होता है या रेड पड़ी होती है, या कोई इमोशनल इंसल्ट हो, किसी की डेथ हो जाए, या कोई और तरीके की सर्जरी है, फॉर एग्जांपल नी रिप्लेसमेंट कराना है, आँख की सर्जरी करानी है। कई अनरिलेटेड इवेंट्स होते हैं जिससे कि वो रिटेंशन प्रेसिपिटेट हो जाता है या सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तब पेशेंट्स हम लोग के पास पहुंचते हैं। सडन चेंज ऑफ वेदर है, ऑल ऑफ अ सडन कनाडा गए, ठंडी जगह गए और बिल्कुल स्पैज्म हो गया प्रोस्टेट में, या बहुत प्रोलॉन्ग ट्रैवल कर लिया, अपने आप को स्ट्रेस किया, उसके बाद पेशाब के सिम्टम्स हो गए। तो ये कई सिचुएशनल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये सिम्टम्स अचानक से प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। Okay. तो बड़ा इसका वेरीड सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट के, और इसको सही समय पर अगर हम डिटेक्ट कर लें तो उसकी नेचुरल हिस्ट्री या नेचुरल प्रोग्रेशन को हम कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और क्वालिटी ऑफ लाइफ एस्पेक्ट की बात अगर हम करें पुरुषों में, तो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड है। सो मेल्स में सेक्सुअल डिसफंक्शन स्टार्ट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट। सो जिसको अर्ली एज में 40 साल की उम्र में होने लगा, प्रोस्टेट बढ़ने लगा, या 45 ईयर्स में, तो उसमें इरेक्टाइल डेफिशिएंसी या इस तरह के सिम्टम्स, रिट्रोग्रेड एजैकुलेशन है या वीकनेस है, इस तरह के बहुत से सिम्टम्स आने लगते हैं जो कि लोगों के लिए बड़े फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं। एंड इफ़ समबडी हैज़ दो सिम्टम्स, देन उनका प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से अफेक्ट होने लगती है। तो ये सारा एक सिंड्रोम, एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है जो कि इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में होता है। लोग पहचान नहीं पाते, इसको कोरिलेट नहीं कर पाते और इसको एज के साथ जुड़ी हुई वीकनेस की तरह लेते हैं। और आज का एपिसोड का मकसद भी यही है, क्योंकि आपने ये टॉपिक सजेस्ट किया कि इस पे बात करनी ज़रूरी, क्योंकि ज़्यादातर हर घर में ये प्रॉब्लम होती है। अब एक तो मेरा, जब आपके पास आते हैं इन सिम्टम्स के साथ पेशेंट, तो आप ट्रीटमेंट क्या करते हैं? और उसके बाद मैं ये भी पूछूंगी कि क्या किसी तरह से BPH से बचा जा सकता है? दोनों चीज़ें। तो पहले ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। आई विल गो द रिवर्स वे। पहले हम ये बताते हैं कि BPH से बचा जा सकता है कि नहीं, तो इसका अर्थ है नहीं। अच्छा, मतलब इसका आंसर है कि नहीं, बिकॉज ये एक नेचुरल, जैसे हम बाल सफ़ेद होना ही है, किसी के 40 में होंगे, किसी के 50 में होंगे, किसी के 60 में, हो सकता है कुछ लकी लोग हैं जिनके 80 साल तक काले हों, लेकिन बाल सफ़ेद होता है। उसी तरह से ये प्रोस्टेट जो है ये एक एजिंग फिनोमिना है। महिलाओं में मेनोपॉज होना ही होना है, सो ये कह सकते हैं कि पुरुषों में ये एंड्रोपॉज के सिंड्रोम का एक पार्ट है। तो ये मतलब होना ही होना, ये यूनिवर्सल चेंज। हाँ, ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। कुछ लोगों में सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों में कम होते हैं, और कुछ लोगों में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो लोगों में बिल्कुल भी नहीं होते हैं वो मुश्किल से 10% लोग होते हैं। 80-90% लोगों में सिम्टम्स आते हैं किसी न किसी प्रकार के। तो इससे बचा नहीं जा सकता, इसके लिए अवेयर ज़रूर हुआ जा सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सकता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोस्टेट का बढ़ना तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रोस्टेट से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि UTI है, पेशाब बंद, इन्फेक्शन, यूरिन में बर्निंग है, जलन है, पेशाब का पूरी तरह बंद हो जाना, पेशाब में खून आना, पेशाब की थैली में स्टोन बन जाना, किडनी फेलियर हो जाना, हर्निया बन जाना। लोग जोर लगा लगा के पेशाब करते हैं, इसकी वजह से पेट में हर्निया बन जाता है, या किडनी पूरी तरह से ख़राब हो जाना बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। जब जोर लगा लगा के पेशाब करते हैं तो जो किडनी का वाल्व होता है वो ख़राब हो जाता है और पेशाब ऊपर की तरफ किडनी में भागने लगता है। जब बाहर नहीं निकल पाता, जोर लगाते हैं, आगे का रास्ता बंद है, तो पेशाब पीछे से बैक प्रेशर लगाता है किडनी की तरफ। तो किडनी भी इफेक्ट होती है इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है। और बड़े कुछ ऐसे 10-15% अनफॉर्चुनेट मरीज होते हैं जिसमें कि किडनी पूरी खराब हो जाती है प्रोस्टेट की वजह से। सो शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है। प्रोस्टेट के बढ़ने से नहीं बचा जा सकता, लेकिन प्रोस्टेट से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से जरूर बचा जा सकता है। तो सिम्टम्स को देख के आपको जरूर डॉक्टर के पास जाना है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर शुरुआती सिम्टम्स के साथ आए
तब आप कैसे ट्रीट करते हैं? और जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, जैसे आपने कहा कि लोग ध्यान ही नहीं देते, और जब क्रॉनिक हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है साथ में, तब आते हैं, तब फिर कैसे इलाज होता है? दोनों बताइए। अच्छा, जो मेरी इलाज की फ़िलॉसफ़ी है वो बड़ी डिफरेंट है। मेरा व्यू जो है, मैं थोड़ा सा समय से आगे सोचता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इलाज के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पेशाब की थैली के फ़्लो को खोलना और उसके साथ उससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाना भी मरीज़ को मेरी ज़िम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह तो पेशेंट को रिलीव कर दूं और दूसरा सिम्टम उसका वर्सन कर दूं। प्रोस्टेट का इलाज 2-3 तरह से होता है। बीपीएच का इलाज, कुछ तो दवाइयाँ होती हैं और एक तरफ सर्जरी होती है। दवाइयाँ होती हैं जो कि मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको दबाने का काम करती हैं, और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि पेशाब की थैली का मुंह को रिलैक्स करने का काम करती हैं। इसको अल्फ़ा ब्लॉकर्स हम लोग कहते हैं, या 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं, जो कि ड्यूटास्टेराइड के नाम से आती है, फिनास्टेराइड के नाम से आती है, और एक और गोली है जो यूरीमैक्स के नाम से, या फ्लोमैक्स के नाम से, या वेलटैम के नाम से, इस तरह के कई कॉमन क्वांटिफ्लो के नाम से आती है। तो ये दवाइयाँ पेशाब की थैली को खोलती हैं और पेशाब के जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसके बल्क को श्रिंक करने का काम पर करती ये है। खुद नहीं लेनी है मेडिसिन, ये हाँ। डॉक्टर की सलाह से ही लेनी है। Although unfortunately these medicines are prescribed 90% of the times by people who are not aware about its side effects, neither the quality of life effects. जो ये दवाइयाँ होती हैं इनके बड़े सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पोस्चरल हाइपोटेंशन है। ऑल ऑफ अ सडन ये ब्लड की पूलिंग पैर में कर देती हैं, और कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ हो रात में और खड़ा होकर अचानक से पेशाब करने के लिए जाने लगे तो उसका बीपी डाउन हो जाता है, चक्कर आ जाता है, डिजीनेस हो जाती है, और वो धड़ाम से ज़मीन पे गिर सकता है और उसको काफ़ी इंजरी हो सकती है। ये इन दवाइयों का बड़ा इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है जो लोगों को नहीं पता होता। और ये पता फिर डॉक्टर्स देते क्यों हैं ये वाली दवाइयाँ? ये दवा इस देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा यूरिन के फ्लो में रिलैक्स मिलता है। पर इसको आपने कंटिन्यूटी में इन मेडिसिन को नहीं लेना, जो अक्सर शायद लोग करते हैं, ओवर द काउंटर लेकर मेडिसिन, बिल्कुल वो बिल्कुल चलते ही जाते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, इसमें सेल्फ मेडिकेशन बड़ी कॉमन है। जो मुझे ज़्यादातर समझ में आता है, लोग जैसे स्पेशली 40s या 50s वाले ग्रुप के हैं, 60s वाले ग्रुप के हैं, जो कि मॉर्निंग वॉक पे सुबह अपने साथियों के साथ निकलते हैं। वो शर्मा जी को भी थोड़ा पेशाब रुक के आता है, मल्होत्रा जी को भी, खन्ना जी को भी, तो सब अपना आपस में बात करते रहते हैं कि मेरे भी रुक के आता है, डॉक्टर ने ये वाली गोली दी थी, तो ये लेके देखो। तो बहुत कॉमनली लोग इस तरह की प्रैक्टिस अपनाते हैं, और कई दफ़े तो डॉक्टर से देखा भी नहीं होता, एग्जामिन भी नहीं कराया होता, और दवा लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि हर आदमी का अलग अलग तरह का एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट का। किसी को स्ट्रिक्चर है, किसी को मियोटल स्टेनोसिस है, किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, किसी की पेशाब की थैली कमज़ोर है, किसी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मिक्स ऑफ पैथोलॉजीज़ जो कि उनकी सिम्टम्स का रूप ले रही हैं। होता क्या है कि एक तो ये मेडिकेशंस बड़ी हार्मफुल होती हैं, और अगर आप अमेरिकन प्रैक्टिस में देखें तो मोर देन 2/3 60 to 70% लोगों को अगर साइड इफ़ेक्ट बताए जाएं तो ये वो दवाइयाँ कंटिन्यू करना पसंद नहीं करते। इन दवाइयों का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है फटीग है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शन होने लगता है, इंटरकोर्स के टाइम जो सीमेन होता है वो बाहर नहीं निकल पाता। ये भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा सेक्सुअल वीकनेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कमज़ोरी है, फटीग, थकावट, तो इन सब की वजह से करीब 60-70% लोग जो पढ़े लिखे अमेरिकन लोग हैं वो ये दवाइयाँ नहीं लेते हैं, या यूके के फॉर एग्जांपल लोग भी नहीं लेते हैं। इसके अलावा दूसरे एंड पे जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी का ट्रीटमेंट, सर्जरी जिसको कि हम TURP कहते हैं, या लेज़र TURP कहते हैं, या होलेप कहते हैं, या कई तरह के नए नए लेज़र्स आए हुए हैं जिससे कि प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है। TURP, सलाइन TURP, बाईपोलर TURP। तो काफ़ी अरसे तक से हम लोग ये प्रोसीजर्स करते आ रहे थे। आई थिंक पिछले 20 सालों से तो यही प्रोसीजर कर रहे थे, लेकिन ये प्रोसीजर्स भी बड़े हार्मफुल होते हैं इन द सेंस कि इनके जो कॉम्प्लिकेशन रेट हैं 4-5-10%, जब वो होते हैं मरीज़ों को तो उनका ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और जो साइड इफ़ेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इनकॉन्टिनेंस है। इनकॉन्टिनेंस का अर्थ होता है कि पेशाब लीक करने लगना, पेशाब को कंट्रोल करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाना।
सो इमेजिन एक 50 साल का आदमी जो कि अभी अपने काम में भी एक्टिव है, सोशली भी एक्टिव है, उसका पेशाब हर समय लीक होता रहे और उसको डायपर पहनना पड़े, तो उसके लिए तो एक तरह से बड़ी सोशली बड़ी अनफेवरेबल और अनप्लेजेंट सी हैपनिंग हो गई। तो इसके अलावा कई बार स्ट्रक्चर बन जाता है, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट इन प्रोसीजर्स में बड़े कॉमन होते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली पिछले और रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन तो 100% मरीजों में होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन 100% मरीजों में होता है। तो पिछले 2-3 साल से तो मैंने ये प्रोसीजर्स बिल्कुल हज़ारों TURP करने के बाद अब ये एहसास होता है कि इट्स अ वेरी ब्रूटल प्रोसीजर, और मैं ये प्रोसीजर्स को करना छोड़ चुका हूँ। सो अब एक नया ग्रुप ऑफ ट्रीटमेंट आया है जिसको कि प्रॉमिस थेरेपी कहते हैं, प्रोस्टेट मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट, प्रॉमिस। इसमें 3-4 थेरेपीज़ हैं, जो 2 थेरेपीज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में, जो मेरे हाथ से सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं और जिनमें मेरे पेशेंट्स का सेटिस्फैक्शन रेट बड़ा हाई है। वो है यूरोलिफ्ट, जिसको कि प्रोस्टेट यूरेथ्रल लिफ्ट कहते हैं, और दूसरा है रिज्यूम या वाटर वेपर थेरेपी, जिसमें कि स्टीम इंजेक्ट करके प्रोस्टेट को धीरे धीरे हम लोग श्रिंक कर देते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट आर्टरी एम्बुलाइजेशन एक ऑप्शन है, आई टिंट करके इम्प्लांट्स आते हैं, वो एक ऑप्शन है, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं है, वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट एटलीस्ट मेरे हाथों में यूरोलिफ्ट का और रिज्यूम वाटर वेपर थेरेपी, ये 2 थेरेपीज़ का है। तो इन 2 थेरेपीज़ की खूबी ये है, दे आर डे केयर प्रोसीजर्स। मरीज़ आते हैं और क्लिनिक में आया, दिखाया, आधे घंटे में प्रोसीजर हुआ और 3-4 घंटे में छुट्टी हो गई। दे विल नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनेस्थीसिया, बिना बेहोश किए फुली अवेक कंडीशन में दूरबीन से जाके अंदर इसका किस एंगल पे देख लेते हैं, कहाँ पे इम्प्लांट लगाना है, और इम्प्लांट लगा के आ जाते हैं, और ये इमीडिएट रिलीफ देता है। यूरोलिफ्ट ऐसी ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को हम तुरंत क्लिप लगाते हैं और उसकी रिलीफ ऑलमोस्ट इमीडिएटली हो जाती है। तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। नंबर 2, इट इज़ प्रैक्टिकली पेनलेस। इसमें ज़्यादातर मरीजों में 90% मरीजों में एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं होती। लोकल एनेस्थीसिया यानी कि पेशाब की नली में एक जली डाल देते हैं, एक ट्यूब डाल देते हैं, जिससे कि वो एनेस्थीसिया हो जाता है और पेशेंट्स को हम ईजिली उस एनेस्थीसिया में प्रोसीजर कर लेते हैं। नंबर 3, देर इज़ नो सेक्शुअल डिस्फंक्शन एट ऑल। रेट ऑफ सेक्शुअल डिस्फंक्शन इज 0। देर इज़ नो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। Number 4 is that there is no bleeding, there is no cutting, there is no charring। हम प्रोस्टेट को ना तो जला रहे हैं, ना काट रहे हैं, ना अंदर से किसी तरह से चॉप कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे इनकॉन्टिनेंस है, स्ट्रक्चर है, इसका भी इंसिडेंस लगभग 0 है। तो ये बड़े एडवांटेजियस प्रोसीजर्स हैं, और पर्सनली जब से इनकी खूबियों को मैंने एनालाइज़ किया है, देखा है, मरीज़ों का एक्सपीरियंस देखा, जब मैं यूके में ट्रेनिंग पे गया, वहाँ पे रियल टाइम पेशेंट से मिला, तो मुझे लगा कि इसको इंडिया में भी हमें शुरू करना चाहिए। एंड देन पास्ट 2-3 ईयर से वी हैव स्टार्टेड, एंड लगभग 150-200 मरीज़ हो गए हैं, और अब हमारा कॉन्फिडेंस भी इस प्रोसीजर में आ गया। और ये दीज आर रियली द थेरेपीज़ विच आर गोइंग टू चेंज द वे वी ट्रीट BPH। अगले 5 सालों में TURP या लेज़र जैसे प्रोसीजर्स मुझे लगता है ये ख़त्म ही हो जाएंगे, और जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, अवेयर होंगे इन प्रोसीजर्स के, उनको बेनिफिट्स और फ़ायदे पता चलेंगे कि पेशाब का फ्लो खुलने के साथ साथ बाकी साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। डे केयर प्रोसीजर है, कहीं हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीर फाड़ की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोसीजर को अडाप्ट करेंगे। इनफैक्ट अभी मेरे पास बड़े सेलेक्टेड मरीज़ आते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं या जिनके रिलेटिव्स बाहर में US कनाडा कहीं पे सेटल्ड होते हैं, तो लोग बताते हैं, तो वो स्पेशली इस प्रोसीजर को कराने इंडिया हम लोग के पास आते हैं। कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है यूरोलिफ्ट के? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। 2-3 दिन तक थोड़ा सा पेन जरूर रहता है, जो कि मुंह से खाने वाली दर्द की दवाओं से ठीक हो जाता है, और ज़्यादातर पेशेंट्स में एब्सोल्युटली नो मेडिकेशन और पेन फ्री रहते हैं। हमने प्रोस्टेट कैंसर पर बात अभी नहीं की है, उस पर हम अगले एपिसोड में ज़रूर आपसे बात करेंगे। लेकिन जिनका प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है, BPH की प्रॉब्लम है, जाते जाते उन्हें कोई मैसेज आप देना चाहें? सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 40 ईयर्स से ऊपर है, 40 साल से ज़्यादा एज है, और आप सेक्सुअली एक्टिव मेल हैं, तो अपने पेशाब से होने वाले संबंधित सिम्टम्स को ज़रूर ध्यान दें, जैसे कि हेजिटेंसी या समय से ज़्यादा समय लगना पेशाब करने के लिए, पेशाब की धार में थोड़ी सी कमज़ोरी आना, या ऐसा लगे कि पेट की मसल्स को यूज़ करके जोर लगा के पेशाब कर रहे हैं,
पेशाब करने के बाद पेशाब रुक रहा है हल्का अंदर, पूरी तरह से खाली नहीं हुआ, रात में बार बार उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए, या जब पेशाब लगे तो रोकना मुश्किल हो जाए, तुरंत दौड़ के पेशाब करने जाना है, नहीं तो ऐसा लगे कि लीक हो जाएगा। तो इस तरह के सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और आसपास किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट की सलाह ले लेनी चाहिए, अपने आप को इवैल्यूएट ज़रूर करा लेना चाहिए। एनीबडी हु इज़ अबव द एज ऑफ 40 years should get him examined at least once in a year for prostate BPH.